नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले बात राज्य सरकार और राजभवन के बीच तनातनी एक बार फिर से नजर आ रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विशेष सत्र आहूत करने की फाइल लौटा दी है। कल ही सरकार ने राजभवन 27 और 28 तारीख को सत्र बुलाने की फाइल भेजी थी। राजभवन ने प्रस्ताव में सत्र बुलाने की जानकारी नहीं देने का हवाला दिया है। सरकार से पूछा कि 58 दिन पहले आहूत किया गया था विधानसभा का मानसून सत्र और इस बार अचानक से सत्र बुलाने के कारण पूछे गए हैं और किन किन मुद्दों को लेकर मंथन किया जाना है ये भी पूछा गया है। कल ही फाइल भेजी गई थी और राजभवन और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि राज्य सरकार और राजभवन के बीच में जो सत्र को लेकर बातचीत है ये साफ तौर पर अब देखी जा रही है। राजभवन ने फाइल लौटा दी है और इसके साथ ही कुछ सवाल भी राज्य सरकार से पूछे गए हैं। तो कल ही सरकार ने राजभवन 27 और 28 को सत्र बुलाने की फाइल भेजी थी जिसे वापस कर दिया गया। नए कृषि कानून को लेकर एक विशेष सत्र राज्य सरकार बुलाना चाहती थी। 27 और 28 तारीख को ये विशेष सत्र बुलाना चाहती है और इसको लेकर जो है एक फाइल राजभवन भेजी गई उस विशेष सत्र की अनुमति को लेकर, लेकिन राजभवन से वो फाइल लौटा दी गई है। कारण ये बताया जा रहा है कि राजभवन ने पूछा है कि इतनी जल्दी दोबारा विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। थोड़े दिन पहले ही विशेष सत्र बुलाया गया था, उसके साथ ही किन मुद्दों पर सरकार चर्चा करना चाहती है। हालांकि इस फाइल लौटाने को लेकर एक तरह से देखा जा रहा है कि राजभवन के साथ जो राज्य सरकार के साथ की जो तनातनी चल रही है वैसा ही एक मसला है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में जिस तरह से देखा गया था कि कुशाभाऊ ठाकरे जो विश्वविद्यालय है उसमें कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी लगातार तनातनी चली थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बात को लेकर भी कि पिछले दिनों कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से राजभवन ने यहाँ पर बैठक बुलाई थी और उसमें गृह मंत्री शामिल नहीं हुए थे, तमाम मसले हैं जिसको लेकर लगातार राजभवन और राज्य सरकार के बीच में तनातनी देखी जा रही है। और इसके पहले अगर बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस बात को लेकर कहा था कि दोनों को ही अपनी मर्यादाओं में काम करना चाहिए, अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन अब ये फाइल जब लौटाई गई उसके बाद देखना यह है कि राज्य सरकार किस तरह से दोबारा फाइल भेजती है और उसके बाद राजभवन का क्या रुख रहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि एक बार फिर से जो तनातनी है वो सामने आई है और ये जरूर है कि राजभवन का जो राज्य सरकार कह रही है कि लगातार राजभवन जो है उनको एक तरह से कि असहयोगात्मक रवैया अपना रहा है। देखना यह है कि इस पूरे मसले में आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि अब देखना ये भी होगा कि क्या 27 और 28 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सुना आपने और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ विस्तार से विवरण के लिए संवाददाता अवधेश लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो राज्य सरकार और राजभवन के बीच में गतिरोध है, जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण विचार है। विचार नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब ये कि इससे पहले भी कई ऐसे अवसर आए, कई ऐसे मौके आए जब राजभवन और सरकार के बीच तनातनी सीधे तौर पे देखने को मिला। अब नया मामला आ गया है कि विशेष सत्र आहूत करने को लेके राज्य सरकार ने फाइलें भेजी कि उन्हें विशेष सत्र आहूत करने की अनुमति दी जाए। राजभवन के द्वारा पूछ लिया गया कि ऐसी क्या अचानक परिस्थिति आ गई जिस कारण सरकार को विशेष सत्र आहूत करना पड़ रहा है, जबकि 58 दिन पहले ही विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। तो महज 58 दिनों के भीतर राज्य सरकार ऐसा क्या कुछ करने जा रही है कि उन्हें विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ गई। राजभवन की तरफ से 2-3 सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब संभवतः सरकार की ओर से दिए जाएंगे। लेकिन रीनू, सबसे बड़ा मसला यही है कि कुल मिला के जो ये गतिरोध देखने को मिल रहा है, लगातार कई दिनों से देखने को मिल रहा है, या फिर यूं कहे कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि बार बार सरकार और राजभवन आमने सामने की स्थिति बन जाती है, चाहे वो सुपेबेड़ा के दौरा का मामला हो या फिर कुलपतियों के नियुक्तियों का मामला हो या फिर राजभवन के द्वारा यह पूछ लिया जाना कि सत्र आप क्यों बुलाएंगे या फिर सचिव की नियुक्ति का मामला हो। ऐसे कई उदाहरण है छत्तीसगढ़ के सामने जिसमें सरकार और राजभवन आमने सामने हुए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की ओर से जब भी इस मसले पर सवाल पूछा जाता है तो सरकार के द्वारा यही कह दिया जाता है कि स्थितियां बेहतर है, कहीं पे भी कोई तल्खी की बात नहीं है, ना ही कोई टकराव की स्थिति है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन बार बार ये ऐसे वाक्य सामने आ जाते हैं जो बताने के लिए काफी है कि भले ही मंत्रियों के द्वारा, भले
एनडीए सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जाए कि राजभवन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, एक बार हो तो समझ में आता है, पहले भी एक बार हो चुका है, शायद ये दूसरी या तीसरी बार है जब थोड़ा सा सामंजस्य समझ में नहीं आ रहा है राज्य सरकार और राजभवन के बीच में। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी भी जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। आरपी सिंह जी, कारण क्या है, आखिर क्यों फाइल लौटा दी गई है? कल ही भेजा गया था सत्र बुलाने के लिए और अभी सवाल भी पूछे गए कि आखिरकार सत्र बुलाने की जल्दी क्यों पड़ी? 58 दिन पहले ही सत्र हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां के राज्यपाल आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां के राज्यपाल ठीक वैसा ही व्यवहार क्यों नहीं करते हैं वो जैसा गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ करते हैं? तो बड़ा स्पष्ट है कि एक नैतिक, मैं कहूँगा कि अपना अधिकार गिरावट वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में को देखने को मिल रही है, जो कि इस लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ही दुखद है। आप सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कांग्रेस सरकार के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं। फिलहाल मैं वापस आऊंगी फिर से इसी सवाल के साथ। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय जी, कल ही फाइल भेजी गई थी सत्र बुलाने को लेकर और फाइल राजभवन से लौटा दी गई है। आप कारण क्या समझते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे वाक्य को? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि कांग्रेस का ट्रैक बदल जाता है, कुछ पूछो तो कुछ जवाब देते हैं, ये 2 वर्षों से यहाँ अब आप भी मत घूम जाइएगा सर। सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। राजभवन की जहाँ आपने सवाल किया है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सामान्य प्रक्रिया है कि सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल जी की सहमति है, राज्यपाल जी के पास फाइल जाती है। अभी राज्यपाल जी का जो भी फाइल भेजी है वापस, कारणों को शायद मेरी जो जानकारी प्राप्त हुई कि कारणों को, कि किन कारणों से अभी कुछ दिनों पहले सत्र बुलाया गया था, एक सामान्य प्रक्रिया, एक रूटीन प्रक्रिया के तहत गई है। सरकार का कोई जवाब नहीं आ पाया, लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता इतने उद्वेलित हैं कि हर एक छोटा छुटभैया नेता भी कांग्रेस का अब वो राजभवन की समीक्षा करने लगा है कि उनका क्या अधिकार है, क्या संविधान होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है, सरकार क्या जवाब देती है, उसका अंतिम फैसला क्या आता है, उसके बाद होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले जो घटना घटी है, मुझे लगता है उसकी समीक्षा कांग्रेस के नेताओं को करने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से यदि मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग में नहीं जाना गृह मंत्री का, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बैठक में जाना, फिर उनके अधिकारियों को बदल देना, मुझे लगता है कि आज इसकी जरूरत है कि उनके जो क्या अधिकार क्षेत्र हैं, उनके जो कार्य हैं, उसकी समीक्षा करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, जैसा कि आरपी सिंह जी बोल रहे थे कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर राज्यपाल एक कार्यकर्ता के जैसे काम करता है। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक छोटा कार्यकर्ता का, आरपी सिंह तो प्रवक्ता है, जिम्मेदार आदमी है, समझदार आदमी है, वो ऐसा क्यों कह रहा है मुझे समझ में आया, लेकिन हर एक छोटा मोटा चलता फिरता गली में कार्यकर्ता और राज्यपाल जी के संविधान और तमाम प्रकार के अधिकारों की समीक्षा करने लगता है, ये ठीक नहीं है। देखिए, इस देश में संविधान है, कानून है, तमाम प्रकार के विषय हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की टिप्पणियों से बचने की आवश्यकता है कि भाजपा शासित, गैर भाजपा शासित, ऐसा कहीं नहीं है। यदि उन्होंने फाइल भेजी, क्या राज्यपाल जी आंख बंद करके साइन कर दें? क्या पूछ नहीं सकते किन कारणों से, क्या विषय है, किस लिए बुलाया गया? इसमें हो हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन तो कहीं ना कहीं सवाल ये है संजय जी कि यही कारण जो सवाल पूछे जाते हैं जब फाइल पहुंचती है राजभवन, तो ऐसे सवाल अन्य राज्यों से उठकर क्यों नहीं समझ में आते, क्यों नहीं सुनाई देते हैं? नहीं, बिल्कुल आती है, सब जगह आती है, कहाँ नहीं आती है। आज यदि हम समीक्षा करने बैठ जाए एक दिन तो सब जगह इस तरह की चीजें हैं। आरपी सिंह जी, आपके पास आते हैं, संजय जी बोल रहे हैं कि हर जगह से आता है, समीक्षा करने बैठ जाएंगे तो कई सारे मुद्दे सामने आ जाएंगे। पहली बात, संजय जी ने बोला कि राज्यपाल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है, इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कोई भी संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इस देश में बोलने की आजादी है, लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया, जो गलत है हम तो गलत कह सके। तीसरी बात का जवाब वो अंत तक नहीं दे पाए। एक चुनी हुई सरकार को अधिकार है कि विधानसभा का सत्र कब बुलाए और कब न बुलाए, क्योंकि सरकार को जनता ने चुना है और गवर्नर को केंद्र सरकार ने। ये अधिकार गवर्नर को नहीं दिया गया भारत के संविधान में कि आप क्या करेंगे। जनता ने हमको चुना है, राज्यपाल को नहीं चुना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अंत में वही सवाल फिर से पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में, संजय श्रीवास्तव जी एक उदाहरण दे दे जहां की चुनी हुई सरकार ने विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहा हो और गवर्नर रोक दिया हो।
जी, मतलब कुल मिला के आप ये अच्छा मानते हैं कि राजभवन से यदि फाइल लौटी है, कुछ सवाल पूछे गए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। तमाम बिंदुओं को स्पष्ट करने के बाद यदि कार्रवाई की शुरुआत सत्र बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा सरकार के लिए भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। अवधेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आपराधिक जो मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर हल्ला बोल हो रहा है। बीजेपी आज गृह मंत्री का घेराव भी करने पहुंचेगी, गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचेगी और इसके पहले बूढ़ा तालाब में धरना स्थल में सभा होगी और सभा 3 बजे गृह मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। यानी कि 3 बजे के पहले सभा होगी, तमाम दिग्गज पहुंचेंगे और उसके बाद सभी लोग गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सुबह से ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जुट गए हैं और 3 बजे गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचेंगे। बड़ा कारण है प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामले और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हल्ला बोल पर है और इसके चलते आज घेराव किया जाना है। पार्टी आज जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ वो गृह मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। और रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में आप देख सकते हैं कि ये जो जन आक्रोश रैली है उसकी तैयारी चल रही है, जहां पर लिखा हुआ है कि बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में गृह मंत्री का घेराव किया जाएगा। करीबन 3 बजे रैली निकलेगी और गृह मंत्री का जो बंगले का घेराव किया जाएगा। तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो इसमें शामिल होंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हो। इस संख्या में पुलिस कर्मी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और आगे जाकर पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यानी कि पूरी कोशिश है कि वो गृह मंत्री की गई है कि वो गृह मंत्री के बंगले तक के ना पहुंच पाए। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही अगर हम बात करें कि तो आधे किलोमीटर में ही जो है वो बैरिकेड्स लगा दिए गए, जहाँ से जिसको क्रॉस करना बीजेपी के लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। चारों तरफ जो है एक तरह से कहें कि घेराबंदी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लगातार प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसके चलते आम लोगों का जीना जो है वो दुभर हो गया है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और कल बीजेपी के कार्य समिति में भी ये फैसला हुआ है कि अब अलग अलग विषयों को लेकर वैसे भी बीजेपी जो है वो सड़क पर उतरेगी और उनका कहना है कि चुनाव को लेकर भले ही अभी 3 साल का समय हो, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएगी और सरकार के जो तमाम कार्यकलाप हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और एक चौंकाने वाली खबर है, जहां पर राजनांद गांव में 5 बंदरों को ग्रामीणों ने एयर गन से मरवा दिया। 8,000 रुपए देकर शिकारियों से मरवाया गया। गांव में बंदरों के उत्पात से काफी परेशान थे ग्रामीण और इन्होंने शिकारियों को हायर किया बंदरों को मारने के लिए, भगाने के लिए, और बंदरों को एयर गन से मार दिया गया। तो 5 बंदरों को एयर गन से मरवाया गया। मामला लालबाग थाना की रिंगा कठेरा का है और आपको बता दें कि जानकारी ये है कि प्रत्येक घर से 100 रुपए लिया गया, इकट्ठा किया गया और गांव के प्रत्येक परिवार से 100 रुपए लेते हुए 8,000 रुपए इकट्ठा किया गया और शिकारियों को बुलाकर बंदरों को यहां से भगाने के लिए रुपए दिए गए, लेकिन शिकारियों ने बंदरों को एयरगन से मार दिया। अब इसके बाद ये पूरा मामला काफी उबाल पर है। पुलिस टीम और साथ ही वन विभाग इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है। जैसे ही अन्य ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी, उन लोगों ने, और जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई की जा रही है और जो लोग पशुओं के प्रति काफी प्रेम रखते हैं उन लोगों ने शिकायत की है। कुछ एनजीओ भी इससे जुड़े, कुछ संस्थान भी इससे जुड़े और इस पूरे मामले की जांच की बात कही गई है। रायपुर हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ गई है। स्टेशन रोड पर हुई हत्याकांड में मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक कोतवाली का बदमाश शंकर महानंद के रूप में की गई है। वहीं आरोपी महेश यादव को साइबर टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कई मामलों में जेल भी जा चुका है।
और रायपुर से खबर, जहां पर एक धमाके से पुल को उड़ाया गया। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर ये धनेलीपुर बना हुआ था। धनेली पुल को ध्वस्त किया गया। ड्रिल ब्लास्ट की तकनीक से उड़ाया गया पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था धनेली पुल, और अब नए सिरे से तैयार किया जाएगा। पुल गिराने के पहले प्रत्येक सावधानियां बरती गई और उसके बाद इसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से गिरा दिया गया। तो आपको बता दें कि पुल कुछ साल पहले ही बना था, लेकिन ये मजबूत नहीं था और इसके कुछ समय पहले से ही इससे वाहन की आवाजाही बंद कर दी गई थी। इससे वाहन नहीं आ जा रहे थे और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया है। अब इसकी जगह दूसरा पुल बनाया जाना है। धनेली पुल इसका नाम है। इसे गिरा दिया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अब नक्सल प्रभावित लोगों को मुफ्त में इलाज और दवाएं मिल रही हैं, और वह भी एक अनोखे अंदाज में। और ये संभव हो पाया है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से। एक रिपोर्ट देखिए। सुकमा जैसे घोर नक्सल प्रभावित जिले में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना वरदान साबित हो रही है। इन इलाकों के गांवों में ना तो अस्पताल हैं और ना ही ग्रामीणों में जागरूकता, जिसके कारण ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारी में जिला मुख्यालय आना पड़ता था। लेकिन हाट बाजारों में आसपास के ग्रामीण वनोपज बेचने या फिर रोजमर्रा के सामान के लिए जाते हैं और वहां पर हाट क्लिनिक में अपनी जांच और इलाज करवाते हैं। इस योजना के शुरू होने से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। इस तरह के इलाज का वो एक माध्यम हो जाता है, बाजार का बाजार भी हो जाता है। उस दिन लोग अपने रोगों को दिखाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। साथ ही उस दिन डॉक्टर अगर रहते हैं तो उनको परामर्श भी मिलता है। यह योजना एक अच्छी साबित हो रही है। यहाँ पे हर हफ्ता हाट बाजार लगता है और 15, 20, 25, 30 गाँव से लोग आते हैं। स्वास्थ्य विभाग से अच्छी सेवा यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग दे रहे हैं। जिले के साप्ताहिक बाजारों में अंदरूनी इलाकों के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीण पहुंचते हैं। इन ग्रामीणों में सामान्य के साथ ही गंभीर बीमारी होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में आदिवासी ग्रामीण ना तो सही समय पर इलाज करा पाते हैं और ना ही दवाई ले पाते हैं, जिसके चलते छोटी छोटी बीमारी विकराल रूप ले लेती है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों के चलते मुख्यमंत्री हाट क्लिनिक योजना का लाभ हजारों आदिवासी ग्रामीणों को मिल रहा है। वर्तमान में फैली वैश्विक महामारी कोरोना से लेकर तमाम बीमारियों की जांच और इलाज की यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। ये खेलापाल में हर फ्राइडे ये हाट बाजार होता है, जिसमें हम फ्री में कोरोना का जांच होता है, मलेरिया का जांच होता है। लगभग 10-15 गांव से लोग आते हैं यहाँ पे, उनको पूरे दवा जांच पूरा हम देख लेते हैं। पेशेंट्स जो फीवर आते हैं, खांसी, सर्दी और ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यहाँ जांच भी होता है, दवा देते हैं रेगुलरली। दरअसल पहुंच विहीन कई नक्सल इलाकों में सालों से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार की दूरदर्शी योजना से इन इलाके के लोगों को भी आसानी से इलाज और दवा मिलने लगी है। यहाँ पर सरकार ने हाट बाजारों में क्लिनिक के लिए शेड नुमा कमरा बनवाया है, जहाँ पर डॉक्टरों और नर्सों के बैठने और दवाई रखने का इंतजाम किया गया है। वहीं मुफ्त इलाज और दवा मिलने से लोगों में काफी खुशी है और लोग सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर राजभवन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एथेनॉल बनाने को लेकर घोषणा के बाद चर्चा हुई और राज्य की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। कृषि और खाद्य मंत्री पीसी में शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और एथेनॉल बनाने को लेकर जो पिछले कुछ वक्त से ही कवायद चली आ रही है, तो इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। तो थोड़ी देर
बारे में सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राज्य भवन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एथेनॉल बनाने को लेकर हुई घोषणा के बाद चर्चा होगी और चर्चा में मुख्य रूप से जानकारी दी जाएगी। तो राज्य की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। कृषि और खाद्य मंत्री पीसी में शामिल होंगे और साथ ही पेट्रोलियम मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो काफी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि एथेनॉल बनाने को लेकर पिछले कई वक्त से कवायद चली आ रही है और इसको लेकर आज घोषणा के बाद चर्चा होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही हो सकता है कि जो चुनावी रणनीति है इसको लेकर भी बातचीत हो, चर्चा हो सकती है। कृषि और खाद्य मंत्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। तो कयास है कि एथेनॉल के साथ साथ प्रमुख मुद्दों को लेकर भी बातचीत सीएम भूपेश बघेल कर सकते हैं। खबर रायपुर से है। वनवासियों के अधिकार रहेगा बरकरार। लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट से नहीं होगा कोई विस्थापित। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विभाग को निर्देश दिए हैं। वन अधिकार होगा संरक्षित। लघु वनोपज संग्रहण में नहीं होगी दिक्कत। कोयला खनन और वन्य जीवों के शिकार प्रतिबंधित। मानव हाथी संघर्ष रोकने मिलेगी अलग से राशि। और इस तरीके से जो वनवासी हैं उनके अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्हें किसी भी तरीके के अधिकारों में नुकसान नहीं होगा। वन मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। वन अधिकार संरक्षित रहेंगे। लघु वनोपज संग्रहण में कोई दिक्कत नहीं होगी वनवासियों को। तो प्रोजेक्ट से कोई विस्थापित नहीं होगा। मोहम्मद अकबर ने विभाग को निर्देश दिए हैं, यानी कि जो वन अधिकार नियम है वो संरक्षित रहेंगे। वनवासियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अधिकार बरकरार रहेंगे और यही कारण है कि प्रोजेक्ट से कोई भी विस्थापन नहीं किया जाएगा। शराब के नशे में एक डॉक्टर लोगों का इलाज करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया। नशेड़ी डॉक्टर ने वहां हंगामा किया और ये तस्वीरें सुकमा जिले के सोतनार स्वास्थ्य केंद्र की हैं। एक आरएमए डॉक्टर संजीव वर्मा शराब के नशे में अस्पताल पहुंचा और वहां पर स्टाफ नर्स व अन्य मरीजों को अस्पताल से बाहर निकलने के लिए कहा, जिससे स्टाफ के साथ साथ मरीज परेशान होते रहे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का एक मरीज ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर के आदेश के बाद सीएमएचओ ने डॉक्टर को निलंबित कर दिया। सीएमओ भी बता देना। चलो बताओ, चलो उठा उठा। ए कमिश्नर है ना, बता देंगे, समझ में आया? कमिश्नर है। अरे यार समझ में आया? हमारे साथ करता है बात है। बाहर के स्टाफ साथ कुछ करेगा ना, फिर याद रखना। वीडियो क्लिक कर। वीडियो लाइव वीडियो बनाऊंगी ना, तब समझ आएगा। ए गुड्डू वीडियो आप लोग निकलो पूरा तो पूरा अमुक आदमी चलो भागो, यहाँ बैठना नहीं, तुम बाहर से आदमी चला बता देना। सीएमओ भी बता देना। जरा बताओ, चलो उठा उठा। ए कमिश्नर है ना, बता देंगे, समझ में आया? कमिश्नर है। अरे यार समझ में आया? हमारे साथ करता है बात है। बाहर के स्टाफ साथ कुछ करेगा ना, फिर याद रखना। वीडियो क्लिक कर। वीडियो लाइव वीडियो बनाऊंगी ना, तब समझ आएगा। ए गुड्डू वीडियो क्लिक कर दो।